अगर आप हैं 12th क्लास के कॉमर्स के स्टूडेंट और आपको डर लगता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से या अकाउंटिंग फॉर कंपनी से, तो आप हैं बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के बाद आप ये कहेंगे कि कंपनी की अकाउंटिंग या अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेशन या अकाउंटिंग फॉर कंपनीज सबसे ज्यादा आसान है, सबसे ज्यादा आसान। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या अकाउंटिंग फॉर कंपनी सबसे ज्यादा आसान लगेगी। वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस एजुकेशनल जर्नी में मैं आपको लेकर चलता हूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की तरफ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वो टॉपिक है जो 12th क्लास के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा मुश्किल या तो लगता है या उनके सीनियर्स और उनके टीचर्स उनको इस तरह के मिथ्स फैला देते हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा आसान अगर 12th क्लास में कुछ है तो वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। यकीन नहीं आता? चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमारी एक पूरी की पूरी यूनिट है और ये यूनिट है आपकी 12th क्लास में 24 मार्क्स की। आपके पास दो बुक्स हैं, बुक्स तो तीन हैं लेकिन दो हैं, एक एनालिसिस की बुक है। तो उन दो बुक्स में पहली यूनिट है पार्टनरशिप की, वो है 36 मार्क्स की, और दूसरी यूनिट है कंपनी की अकाउंटिंग, वो है 24 मार्क्स की। वहां पर है 5 चैप्टर, यहाँ पर है सिर्फ 2 चैप्टर्स। और मजे की बात यह है इसमें जो पहला चैप्टर है वो है इशू ऑफ शेयर्स, या इसको हम दूसरा टर्म्स के लिए यूज करते हैं हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। एक ही चैप्टर है, नाम तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बस कहीं कहीं पर हम इसको इशू ऑफ शेयर्स के नाम से भी बोल देते हैं। दूसरा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के लिए अकाउंटिंग करना। अब देखिए दो ही चैप्टर्स हैं। अगर आपको पहला चैप्टर समझ में आ गया, फर्स्ट चैप्टर क्योंकि कॉन्सेप्चुअल होगा, बहुत लेंदी हो जाना है, बहुत लेंदी। जैसे ही ये चैप्टर फिनिश होगा सेकंड चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड चैप्टर ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाना है। बिल्कुल जी हाँ, जितना वक्त लगेगा फर्स्ट चैप्टर में लगेगा सेकंड चैप्टर एक वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश। अब मजे की बात यह है कि इन दोनों चैप्टर में सेम कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले, तकरीबन सेम पढ़ने वाले, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो जो सेम पढ़ने जा रहे हैं और वो सारा का सारा आएगा आपका 24 मार्क्स का। तो मजा आने वाला है इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं कंपनी के अकाउंटिंग की, और शुरुआत होगी कंपनी के फॉर्मेशन से। यानी अगर कॉन्सेप्ट को समझना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कंपनी बनती कैसे है, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है। कंपनी का फॉर्मेशन को समझना है तो प्यारी प्यारी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, और कहानी के साथ आपको मेरे साथ में एंगेज होना है। मान लीजिए आप और मैं हम दोस्त हैं, मान मत लीजिए, हम हैं दोस्त, आप और मैं दोस्त हैं। और हमने क्या करा, हम दोस्तों ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया। अक्सर हर दोस्त यही करते हैं, जितने भी दोस्त होते हैं इस दुनिया में सबका साथ यही चीज होती है कि आओ मिलकर बैठते हैं और बनाते एक बड़ा सा बिजनेस का प्लान। चाहे उसको एग्जीक्यूट कर पाए या ना कर पाए, बट प्लान जरूर बनाते हैं। तो जी हाँ, हमने भी ऐसा ही किया। कुछ दोस्त मिले और हमने सोचा, दोस्त हैं आप और मैं, आप और मैं, हम सब ने मिलकर के एक प्लान बनाया कि हम एक बिजनेस शुरू करेंगे। ध्यान रहे, आप और मैं, हम दोनों दुनिया के सबसे गरीब लोग हैं। ये हमारी कुछ इमेजिनेशंस हैं। इस स्टोरी को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये हमारी इमेजिनेशंस होंगी। उसको समझना जरूर नहीं है कि एक्चुअल में ऐसा होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तक जाने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये इमेजिनेशंस हमें लेकर चलनी पड़ेंगी। तो मान लीजिए आप भी गरीब हैं, मैं भी गरीब हूँ, आपके पास भी 1 रुपया नहीं है, मेरे पास भी 1 भी रुपया नहीं है। हम दोनों के पास 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन हमारे पास दिमाग है, हमारे पास आइडियाज हैं। हम अपने आइडिया को लेकर के आए, बैठकर डिस्कशन किया हमने कि भाई एक बिजनेस शुरू करते हैं, बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे हम एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। हमने ये सिर्फ आइडिया लगाया कि क्या बिजनेस करना है, कैसे करना है, क्या प्रोडक्शन होगी, कहाँ पर प्रोडक्शन होगी, कहाँ पर ऑफिस होगा, कितना कैपिटल चाहिए होगा, कितने एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, क्या सैलरीज दोगे। वो सारे के सारे आइडियाज को हम सिर्फ सोच रहे हैं। सोचने के पैसे नहीं लगते बउआ, इसलिए हमने सिर्फ सोचा है। तो सोचते सोचते हमने जो भी हमारे दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं उनको 2 डॉक्यूमेंट्स पे लिखना शुरू कर दिया। और उन डॉक्यूमेंट्स के नाम आपको पता ही है, आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में। पहला डॉक्यूमेंट है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जी हाँ, हमने इन 2 डॉक्यूमेंट्स पे कि जो भी हम सोच रहे थे वो उतारना शुरू कर दिया। 2 डॉक्यूमेंट्स लिए, एक का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरे का नाम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में पढ़ रखा है। इसके बारे में डिटेल में बात हम नहीं करेंगे, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो भी आइडियाज हमारे दिमाग में आ रहे हैं उनको इन 2 डॉक्यूमेंट पे उतार दिया। चलिए जी, बाकी सारी चीजें तो हमने लिख दी हैं, इसके अलावा कुछ खास चीजें जो हमने लिखी है मैं वो बता दूं। मैंने आपको एक छोटी सी एक बात बताई कि हमने 2 डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। वो 2 डॉक्यूमेंट मान लीजिए ये है, वैसे तो मैंने आपको उनकी
फोटोज दिखा दी थी, बट मान लीजिए यहाँ पर है, मैंने सारी की सारी बातें लिखी और इनमें एक बात ऐसी है जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, अकाउंटिंग से रिलेटेड है, उसको मैं स्पेशली समझा रहा हूँ। हमने लिखा कि हम शुरू करने जा रहे हैं सभी दोस्त मिलकर के एक ऐसी कंपनी जो करेगी हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन, यानी हम हेलीकॉप्टर्स बनाने वाली कंपनी शुरू करने जा रहे हैं। हमारी कंपनी क्या काम करने जा रही है? हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी है। हेलीकॉप्टर्स बनेंगे और पूरी दुनिया को हम बेचेंगे। इसी हिसाब से हमने सारे के सारे आइडियाज लिए हैं, क्योंकि इमेजिनेशंस हैं तो बड़ा सोचते हैं। चलिए, हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी ने सोचा कि इस बिजनेस में कैपिटल होगी, कैपिटल को हमने सोचा कि हमारी कैपिटल होगी 1 करोड़ रुपए। हमारी कैपिटल कितनी है बच्चे? 1 करोड़ रुपए की हमने सोच लिया। इमेजिनेशंस हैं, प्रैक्टिकली मत बनना कि 1 करोड़ रुपए का तो हेलीकॉप्टर ही नहीं होगा, आप 1 करोड़ रुपए बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल बनने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने सोचा कि हम कैपिटल लगाएंगे 1 करोड़ रुपए की, और हमने ये भी कहा कि उसका एक शेयर होगा 10 रुपए का। ये हमने कुछ बात की। आप कहोगे शेयर क्या होता है? शेयर कुछ नहीं है, मुझसे गलती से लिख दिया मैंने, सॉरी, आप इसको भूल जाओ, लिखा हुआ लिखा रहने दो, जब वक्त आएगा तब समझाऊंगा शेयर क्या होता है, फिलहाल के लिए भूल जाओ। ये हमने जब डॉक्यूमेंट्स बनाए, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हम गए एक गवर्नमेंट के ऑफिस में, और उस गवर्नमेंट के ऑफिस का नाम होता है रजिस्ट्रार का ऑफिस। उसका नाम क्या होता है बेटे? रजिस्ट्रार का ऑफिस। हम गए रजिस्ट्रार के ऑफिस के पास सीधे सीधे। रजिस्ट्रार ऑफिस में एक ऑफिसर बैठा होता है जिसको हम रजिस्ट्रार बोलते हैं। हम उनके पास जाकर के अपने ये दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट दे देंगे। हम उनको दे देंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हम उनको दे देंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और हम उनसे कहेंगे हम ये कंपनी बनाना चाहते हैं, ये हमारा प्रपोजल है। जितने डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने बात कही थी, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड कर देंगे, और उनसे कहेंगे हमें बिजनेस शुरू करने की परमिशन दी जाए, हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाए। रजिस्ट्रार से हम ये रिक्वेस्ट भेज देंगे। अब रजिस्ट्रार मान लीजिए हमारा बहुत करीबी है, हमारा रिलेटिव है, बहुत क्लोज रिलेटिव, वो क्या करेगा? वो 1 मिनट में परमिशन देगा, जाओ आप शुरू कर दीजिए। और वही रजिस्ट्रार मान लीजिए हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पड़ोसी ज्यादा खिलस्ते हैं। मान लीजिए हमारा कोई ऐसा रिश्तेदार है जो हमसे परेशान है या हम उनसे परेशान है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो रजिस्ट्रार मना कर देगा, आपको परमिशन नहीं दी जाएगी, तो गलत बात हो जाएगी ना। यहां इसी कॉन्सेप्ट पे क्या हुआ कि हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, जबकि सारी बातें ठीक थी, लेकिन वो 22 थे, वो किसी ना किसी चीज को लेकर परेशान थे, पर्सनल रिलेशन की वजह से उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। इसलिए यहाँ पर रजिस्ट्रार की बात नहीं चलेगी। वो हमारा पड़ोसी है, वो हमारा रिश्तेदार है, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दोस्त है, इससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इंडिया में एक लॉ है हर चीज के लिए, और यहाँ पर कंपनीज के लिए एक लॉ है, इसको बोलते हैं इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ICA। याद रहेगा आपको नाम, ICA, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। हर एक बात को डिफाइन कर दी गई है इस एक एक्ट में। अब हम जो भी कंपनी की शुरुआत करना चाहते हैं, हम रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे, तो वहां बैठे हुए रजिस्ट्रार हमारे डॉक्यूमेंट्स को, हमारी एप्लीकेशन को इससे मैच करेंगे। किससे? एक्ट से। एक्ट का नाम क्या है? ICA, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, 2013 में इंप्लीमेंट हुआ था। क्या सर उससे पहले नहीं था? उससे पहले भी था, लेकिन ये एक्ट अमेंड होते 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 लेटेस्ट वर्जन जो है इसका वो है 2013 वाला। चलिए जी बच्चे, आगे बात करते हैं। अब जब रजिस्ट्रार इस एक्ट के जरिए हमारी एप्लीकेशन को मैच करेंगे, तो हो सकता है वहां पर कुछ चीजें मिल जाए तो परमिशन दे दे, और कुछ चीजें वो लगता है कि वहां पर कुछ ना कुछ फर्क नजर आ रहा है, वो कहेंगे कि आप पहले इन डिस्क्रिपेंसीज को रिमूव कीजिए, इन चीजों को हटाइए, एक्ट के अकॉर्डिंग कीजिए, तो हमें परमिशन मिल जाएगी। तो वहां सारी चीजों की परमिशन मिल गई सिवाय 2 चीजों की। रजिस्ट्रार ने कहा कि आपकी कैपिटल गलत है, रजिस्ट्रार ने कहा आपका शेयर भी गलत है। रजिस्ट्रार ने हमसे कहा कि हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी की कैपिटल होगी 100 करोड़ रुपए। उन्होंने कितना कहा? 100 करोड़ रुपीज। उन्होंने कहा शेयर होगा 100 रुपए का। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये सब कुछ इमेजिनेशन है, ये सब कुछ हम इमेजिनेशन में से बात कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आपको उसी नजरिए से समझना है। तो रजिस्ट्रार ने हमसे कहा कैपिटल होगी 100 करोड़ रुपए की, एक शेयर होगा 100 रुपीज का। हमने कहा ठीक है रजिस्ट्रार, हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन एक बात बार बार मैं आपको रिमाइंड कराता रहूंगा, और आपको भी याद रखनी है कि ना तो आपके पास पैसे हैं, ना ही मेरे पास, 1 रुपया भी नहीं है, ना आपके पास ना मेरे पास, और हमें बिजनेस शुरू करना है कितना? 100 करोड़ रुपीस वाला, 100 करोड़ रुपए लगा करके बिजनेस शुरू करना है, लेकिन हमारी जेब में एक धेला नहीं है। ध्यान रखना इस चीज को। बात करते हैं यहाँ की,
तो 100 करोड़ रुपए की परमिशन मिल गई, 100 रुपीज का शेयर की परमिशन मिल गई। हमने कहा रजिस्ट्रार साहब आप जो कहते हैं दे दीजिए, हम सब करने को तैयार है, हम आपकी बात मानने को तैयार है, हम ऐसे ही करेंगे। रजिस्ट्रार ने कहा, हम घर आ गए। हमें घर पे आकर के हमने क्या करा, अब वो देखिए बच्चे, अब शेयर किसे कहते हैं वो समझिए पहले। अब हमने क्या करा, हमें 100 करोड़ रुपीस चाहिए बट हमारे पास एक भी रुपया नहीं है, तो हमने कुछ पेपर लिए और उन पेपर्स पे 100 रुपीस लिख दिए। हमने कागज के टुकड़े लिए, उन पे लिख दिया 100 रुपए। ऐसे कागज के हमने बहुत सारे टुकड़े बना लिए, सब पे लिख दिया 100 रुपए। कागज के बहुत सारे टुकड़े हैं, उन सब पे क्या लिख दिया हमने, 100 रुपए। और ये टुकड़े बने हमने 1 करोड़। हमने 1 करोड़ पेपर्स पे 100 रुपीस लिखा और उनके बंडल बनाए और हम चले गए गलियों में। जिस तरीके से आपकी गलियों में भी हो सकता है शायद हॉकर्स आते हों और वो आवाज लगाते हो कि फलानी चीज ले लो, ढिमकानी चीज ले लो। हमने भी अपनी चीज को बेचना शुरू कर दिया हॉकर्स के पास जाकर के। हमने आवाजें लगानी शुरू कर दी, हेलीकॉप्टर बनने वाली कंपनी का, हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी का मालिक बनना है तो आ जाइए, 100 रुपए में बन जाइए। हमने क्या ऐलान लगाया, हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी का मालिक अगर किसी को बनना है तो आ जाओ, 100 रुपए में बन जाओ। तो जो जो आदमी इंटरेस्टेड होंगे वो हमारे पास आएंगे और वो हमें क्या देंगे, वो हमें देंगे 100 रुपए। वो हमें देंगे 100 रुपए। तो जब 100 रुपए देंगे तो हम उन 100 रुपए को यहाँ पर डालते रहेंगे इस मटके में। हमने एक मटका बनाया और उस मटके में जो जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं 100 रुपए वो हमने यहाँ डालने शुरू कर दिए। एक आदमी आया, बोला हमें तो 200 रुपए के दो। हमने उनको 2 कागज के टुकड़े दिए, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा, और उनसे 200 रुपए ले लिए और मटके में डाल दिए। एक आदमी आया, बोला हमें 3 नोट दो। हमने उसको 300 रुपए वाली चीजें दे दी और उसने 300 रुपए दी, हमने मटके में डाल दिए। किसी ने 5 लिए, किसी ने 50 लिए, किसी ने 100 लिए, किसी ने 10 लिए, किसी ने 1 लिया। आधा नहीं मिलता भाई, यहाँ पे एक तो कम से कम लेना पड़ेगा, यानी हमें जो देना पड़ेगा पूरे पार्ट में देना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ भी पार्ट्स में नहीं मिलेगा, पूरी पूरी चीज मिलेगी। तो 1 2 3 5 ऐसा नहीं होगा कोई 2.5 दे दो, 3.5 दे दो, 4.5 दे दो, 4.25 दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा पूरा अमाउंट देना पड़ेगा। तो हमने इन पैसों को इकट्ठा करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ लोगों को दिए, पब्लिक को दिए, और पब्लिक से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया 100 रुपए। और धीरे 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 ये मटका भरने लगा। और जिस दिन ये 1 करोड़ कागज के टुकड़े चले जाएंगे तो हमारे पास इस मटके में कितने रुपए होंगे, पूरे 100 करोड़ रुपीस, पूरे 100 रुपए हमारे पास यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। समझिए जरा कहानी। अब हमने कंपनी की कैपिटल को बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसे लगाते उसको कैपिटल बोलते हैं। कंपनी की कैपिटल थी 100 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ का कोई लेना देना नहीं, अब है सीधा बात 100 करोड़ रुपए की। हमने कंपनी की कैपिटल को जो कि 100 करोड़ रुपए है, और 100 करोड़ में कितनी जीरो आएंगे अब देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़। क्लियर है बच्चे। हमने क्या करा, ये हमने एक कंपनी बनाई, ये उसकी कैपिटल है, और इस कैपिटल को रेज करने के लिए हमें हर आदमी से चाहिए थे 100 रुपए। तो समझिए जरा कहानी। हमने कंपनी की कैपिटल को फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइड कर दिया, छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, और वो हर एक टुकड़ा 100 रुपए का है। हमने कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और वो हर एक टुकड़ा कितने रुपए का है, 100 रुपए का। सभी के टुकड़े बराबर बराबर है, 100 रुपए के, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 1 करोड़ टुकड़े। तो जितने भी वो टुकड़े होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चे, उन्हीं को बोलते हैं शेयर। एक बात क्लियर है, शेयर, शेयर का मतलब क्या है, शेयर का मतलब है कंपनी की कैपिटल का फ्रैक्शनल पार्ट। कितनी बात क्लियर है, कंपनी की कैपिटल का फ्रैक्शनल पार्ट, कंपनी की कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा, इसको हिंदी में बोलते हैं अंश। अंश माने भाग, भाग, हिस्सा। तो कंपनी की कैपिटल का पार्ट, कंपनी की कैपिटल का हिस्सा, कंपनी की कैपिटल का शेयर, उसी को हम बोलते हैं शेयर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल, दैट इज कॉल्ड शेयर। बात क्लियर है बच्चे। 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेयर किसे कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल, काम खत्म। अब क्योंकि कंपनी की कैपिटल इकट्ठा हो रही है शेयर से, इसलिए हम कंपनी की कैपिटल को कभी भी कैपिटल नहीं कहते। जब कोई सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, अपने 11th क्लास में पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। और जब पार्टनरशिप में कैपिटल आती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चे कैपिटल को, तो यहाँ पर कैपिटल को कैपिटल नहीं बोलते, यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे आप शेयर कैपिटल। कंपनी की कैपिटल को क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज शेयर कैपिटल, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है। शेयर कैपिटल क्या है, कंपनी की कैपिटल। कंपनीज कैपिटल इज नोन एज शेयर कैपिटल। खत्म कहानी, आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या हो सकता है, दूसरा आंसर हो सकता है, बड़ा टेक्निकल आंसर है, जरा समझिएगा। कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स, ऐसी कैपिटल जिसको इकट्ठा किया हमने किससे, बाय द इशू ऑफ शेयर, शेयर को इशू करने से। यानी हमने शेयर दिए पब्लिक को,
पब्लिक को शेयर इशू कर दिए, शेयर दे दिए, पब्लिक को दे दिए, बदले में क्या लिया, उनसे पैसा लिया, और इस तरह की इकट्ठी होने वाली कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। कितना आसान काम है। शेयर कैपिटल का मतलब है ऐसी कैपिटल जो शेयर को इशू करने से इकट्ठा हो, कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स, ऐसी कैपिटल जो इकट्ठा हो रही है किससे, शेयर को इशू करने से। बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट मुझे लगता है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, दो चीजों का, एक शेयर का और एक शेयर कैपिटल का। बात क्लियर है। अब यहां पर ध्यान ये दीजिएगा, आप भी गरीब हैं, मैं भी गरीब हूं, आपके पास भी पैसा नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, हमने पैसे नहीं लगाए। जब पैसा ही नहीं है तो कहां से लगाएंगे। अब समझिए जरा कहानी। इस कहानी के बाद एक छोटी सी कहानी की बात करते हैं। आपके पड़ोस में कोई परचून की दुकान है, कोई किराना स्टोर है, आप वहां पर गए, बनिए से कहा, भाई आमतौर से दुकानें बनियाओं की होती हैं, आपने कहा बनिया अंकल, बनिया अंकल, इस दुकान में आपने आटे को नीचे रखा हुआ है, यहाँ पर तो चूहे आ सकते हैं, आप इसको ऊपर रख दो। उन्होंने उसको ऊपर रख दिया। आपने ऑयल को ऊपर रखा हुआ है, इसको नीचे रख दो। उन्होंने आपके कहने पर नीचे रख दिया। ये गुटके, ये तंबाकू, ये सब कुछ आपने यहाँ लटका रखे हैं, ये तो बड़ी बेकार चीज है, इनको छुपा के रखो अंदर ताकि किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे। बनिया ने छुपा करके अंदर रख दिया। आपने कहा बाहर की तरफ बड़ी प्यारी प्यारी सी चीज लटकाई है ना, ताकि बच्चों को वो अट्रैक्ट करे, बच्चे खरीदने के लिए आए। बनिया ने वो भी काम कर दिया। नेक्स्ट डे आप जाकर बनिया से बोलते हैं, बनिया बनिया दुकान से बाहर निकलो। बनिया पूछेगा क्यों, आप कहोगे मैंने जो बताया था आपने वैसा करा, तो दुकान के मालिक तो हम हो गए। तो क्या आप बनिया की दुकान के मालिक बन जाओगे? नहीं बनोगे। इवन बनिया आपको हो सकता है पिटाई करके भगा दे वहां से, और हो सकता है लात मार के भगा, निकलो यहाँ से, ये दुकान मेरी है, तुम होते कौन हो कहने वाले। ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है। अब समझिए जरा कहानी। अगर आपको उसी बनिया की दुकान का मालिक बनना है तो क्या करना पड़ेगा। आप दुकान पर जाएंगे, आप पूछेंगे बनिया आपकी दुकान कितने की, बनिया कहेगा 50 रुपए की। आप कहेंगे ले 70 रुपए, बाहर निकल। आपने बनिया को 70 रुपए दिए, दुकान से बाहर निकाल दिए, बनिया भी खुश हो गया, उसको फालतू पैसे मिल गए, आप दुकान के मालिक बनकर के बैठ गए। हुआ क्या है, कोई भी आदमी किसी बिजनेस का ऑनर कब बनता है, वो बनता है जब उसके अंदर वो कैपिटल इन्वेस्ट करे। आपने बनिया की दुकान परचेज कर ली, कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, आप उसके मालिक बन गए। बनिया बाहर चला गया, आप ऑनर है। इस बिजनेस में, इस कहानी में, हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी में, कंपनी का नाम रख देते हैं, कोई भी अच्छा सा प्यारा सा नाम रख लीजिए। मान लीजिए आपका नाम है मुसद्दी लाल, तो हमने रख दिया मुसद्दी लाल लिमिटेड। हमने इस कंपनी का नाम रख दिया मुसद्दी लाल लिमिटेड। चलिए जी, मुसद्दी लाल लिमिटेड का मालिक कौन है? क्या आप हैं या मैं हूं? ना तो आप मालिक हैं, नहीं मैं मालिक हूं। ऑनर हम दोनों में से कोई भी नहीं है। फिर कौन है ऑनर? जिसने भी कैपिटल इन्वेस्ट करी है। किसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है? इन लोगों ने। अगर 1 करोड़ लोगों ने 100 रुपए दिए हैं तो वो 1 करोड़ लोग ही इस कंपनी के मालिक हैं। वो 1 करोड़ लोगों ने जब शेयर कैपिटल इन्वेस्ट करी है, कैपिटल इन्वेस्ट करी है, वो उसके मालिक हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक कौन है? आप कहोगे सीधा एकदम अंबानी, एकदम जबान से निकलता है अंबानी। मैं कहूंगा गलत, मैं हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक। जी हाँ, मैं हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक, क्योंकि मेरे पास है रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर। मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीदा हुआ है, मैंने अमाउंट दिया हुआ है, कैपिटल दी हुई है कंपनी को, तो मैं उसका ओनर हूं। फिर आपने अंबानी का नाम क्यों लिया, वो समझिए जरा कहानी। मान लीजिए हमने 100 करोड़ रुपीस की कैपिटल भी रेज कर ली है, हमने ऑफिस भी बना दिया है, फैक्ट्री भी बना दी है, फैक्ट्री में काम शुरू हो चुका है, और देखिए ये है हमारा ऑफिस, ये है हमारा ऑफिस। हमारे ऑफिस में कितने ऑनर हैं, कितने मालिक हैं इस कंपनी के? आप कहेंगे 1 करोड़। जब 1 करोड़ लोग आएंगे तो 1 करोड़ मालिक आ रहे हैं, यहाँ पर 1 करोड़ लोग आ रहे हैं, इस कंपनी के मालिक हैं। आगे जी 1 करोड़ लोग आ गए, ये लो जी, ये लो, ये 1 करोड़ ओनर आ रहे हैं। इन 1 करोड़ ओनर को, जब ओनर है हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी के, तो जाहिर सी बात है इनका एटीट्यूड भी उस लेवल का होगा। तो आएंगे, आते ही सबसे पहले चाहिए एक गेट कीपर जो इनके लिए गेट खोले, इनको चाहिए एक छोटू जो इनका काम करे। इन सब के लिए चलो जी हमने एक छोटू भी बना दिया, छोटू है इनके पास काम करने वाला। अब छोटू को पहले तो आप ये देखो, जब 1 करोड़ लोग आएंगे, कोई आ रहा है ऑटो में, कोई आ रहा है कार में, कोई बाइक पे, कोई रिक्शा पे, कोई साइकिल में, कोई बस में, कोई मेट्रो में, कितनी बुरी हालत हो जाएगी ऑफिस की जब 1 करोड़ ओनर आएंगे। उसके बाद एक छोटू है, उस छोटू की रेल बना देंगे सारे के सारे। हो सकता है कोई कहे छोटू पानी लेकर के आ, दूसरा कहेगा नहीं छोटू पहले मेरे लिए चाय लेकर के आ, तीसरा कहेगा नहीं छोटू मेरे लिए पहले पान लेकर के आओ।
एक कहेगा छोटू मेरे लिए गुटखा लेकर के आओ, मेरे लिए सिगरेट लेकर के आओ, मेरे लिए कोई कुछ तो छोटू की तो जान ले जाएंगे 1 करोड़ लोग। इसलिए इन 1 करोड़ ऑनर को 1 करोड़ छोटू भी चाहिए। इसका मतलब हमने 1 करोड़ छोटू रख लिए। कितना ही बुरी हालत होने वाली कंपनी की। 2 करोड़ लोग खामखा बैठे हुए हैं, 1 करोड़ ऑनर बैठे हुए हैं और 1 करोड़ छोटू उनके लिए काम करने वाले, और इससे भी भला नहीं होगा। इसके अलावा एम्प्लॉयज की और जरूरत होगी। तो क्या ये कंपनी चल पाएगी? क्या ये ऑफिस चल पाएगा? होगा क्या? अभी अभी और सोचते हैं, सिचुएशन और वर्स्ट करते हैं। अब जब ये सारे के सारे मालिक हैं तो जाहिर सी बात है मालिकों वाली बात करेंगे। इनसे पूछा जाएगा भाई हेलीकॉप्टर कैसे बनाए? हो सकता है ये एक ओनर कहेगा भाई हेलीकॉप्टर बनाओ पिंक कलर का, मुझे बड़ा पसंद है। हो सकता है दूसरा बोले नहीं 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 पर्पल कलर का बनाओ, एक बोलेगा नहीं जी ब्लू कलर का बनाओ, एक बोलेगा येलो कलर का, एक रेड कलर का, एक बोलेगा नहीं अरे ये सब कलर छोड़ो, एक कहेगा ट्रांसपेरेंट बनाओ जी ट्रांसपेरेंट। तो कितने मशवरे आएंगे सोचो। और हो सकता है एक जो मुझ जैसा बेवकूफ हो वो कहे जी हेलीकॉप्टर की पंखड़ी ऐसी मत करना, अपने छत पे ही ला सकता, उसकी पंखड़ियों को वर्टिकल कर दो, आसमान में सीधी खड़ी हो जाए ताकि जगह कम घेरे हो। नए नए मशवरे आएंगे और कंपनी का काम चल पाएगा? बिजनेस हो पाएगा? ऐसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या सॉल्यूशन है? इन ऑनर का क्या होगा? कौन चलाएगा बिजनेस को? किसकी बात मानी जाएगी? तो समझिए जरा कहानी। इनमें से एक आदमी ने दिए हैं 100 रुपए एक शेयर के, बल्कि मैं अमाउंट की बात नहीं करता, मैं शेयर की बात करता हूँ। अमाउंट आप समझिएगा, एक शेयर 100 रुपए का है। एक आदमी ने खरीदा है एक शेयर, एक ने खरीदे 2 शेयर, एक ने 5, एक ने 50, एक ने खरीदे 100 शेयर, एक ने खरीदे 50,000 शेयर, और मैंने खरीदे हैं मान लीजिए इस कंपनी में, मान लेते हैं थोड़े ज्यादा खरीद लेता हूं मैंने खरीद लिए 60 लाख शेयर। मैंने 60 लाख शेयर्स परचेज करे इसी कंपनी के। किस कंपनी के? मुसद्दीलाल लिमिटेड के 60 लाख शेयर मेरे पास है। अब एक बात बताओ, जब मशवरे मांगे जाएंगे कुछ ना कुछ बात चलेगी, तो वो 1 शेयर वाले की, 2 शेयर वाले की, 5 शेयर वाले की, 100 शेयर वाले की, 50,000 वाले की, 60 लाख वाले की, किसकी बात ज्यादा मानी जाएगी? आप बताइए। अब जाहिर सी बात है जिसने ज्यादा पैसा लगाया होगा उसकी बात का वजन ज्यादा होगा, उसकी बात की अहमियत ज्यादा होगी, उसी की बात मानी जाएगी। तो यहां पर 60 लाख शेयर, तो सोचिए इनके कितने रुपए हो गए? 60 करोड़ रुपए। 60 करोड़ रुपए मैंने लगाए हैं, उसकी बात मानी जाएगी? या 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए वाले की बात मानी जाएगी? जिसने ज्यादा पैसा लगाया होगा उसकी बात का वजन ज्यादा होगा, उसकी बात मानी जाएगी। इसीलिए आपने कहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक है अंबानी, क्योंकि उनके शेयर, उनका इन्वेस्टमेंट, उनकी कैपिटल उसमें सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा कितनी है? 51% या उससे ज्यादा। 51% या उससे ज्यादा, क्योंकि 51% के बराबर भी कोई नहीं हो सकता। अगर कोई मान लीजिए 50% लगा देता है, मैंने मान लीजिए इन 100 करोड़ में से 50 करोड़ रुपए मैंने लगा दिए, तो 50 करोड़ रुपए अगर मैंने लगा दिए तो मैंने तो 50% लगा दिए। हो सकता है कोई दूसरा आदमी आकर के फिर वो भी 50% यानी 50 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट कर दे, तो बराबर बराबर हो जाएंगे दोनों। इसलिए चालाक आदमी 51% पहले ही खरीद लेता है। तो अंबानी ने अपनी कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर्स पहले ही खरीद लिए थे, तो वो उसके मालिक बन गए। इसलिए आपने कहा रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है अंबानी, हालांकि मैं भी हूं। इसी तरीके से मुसद्दीलाल कंपनी का मालिक कौन है? मैं या आप। आपने परचेज करे तो आप हैं, बाकी लोग भी हैं, लेकिन ज्यादा बात किसकी मानी जाएगी? जिसने 60 लाख शेयर्स जो है वो परचेज करे हैं, उसका अमाउंट इन्वेस्ट करा है, उसकी बात मानी जाएगी। एक बात क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों ने, जिन्होंने शेयर्स परचेज करे हैं, पहली बात तो समझिए इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं, इन लोगों को कहते हैं शेयर होल्डर्स। नाम याद रहेगा आपको, शेयर होल्डर्स। होल्ड माने पकड़ना, और शेयर होल्डर्स, होल्डर्स माने शेयर को पकड़ने वाले, जिन्होंने शेयर्स को पकड़ रखा है, शेयर्स को खरीद रखा है। ऐसे लोग जिन्होंने शेयर्स को खरीद रखा है वो कौन होते हैं? दीज आर दी ऑनर ऑफ कंपनी। किसी कंपनी के, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंपनी है, उसके मालिक कौन है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन है? जिन्होंने शेयर्स को होल्ड किया हुआ है, शेयर को परचेज किया हुआ है, उस शेयर का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। बात क्लियर है? तो शेयर होल्डर। पहली बात ये कि शेयर होल्डर किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है? धीरे धीरे समझा रहा हूँ। शेयर किसे कहते हैं समझ में आ गया? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल। शेयर कैपिटल किसे कहते हैं? कंपनी के कैपिटल को, या ऐसी कैपिटल को जो शेयर के इशू करने से इकट्ठी हो, उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। तीसरी चीज हमने पढ़ी, शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर वो आदमी होता है जो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, वो कंपनी का ओनर होता है। चौथी बात ये कि एक कंपनी में किसकी बात मानी जाएगी? रिलायंस इंडस्ट्री अंबानी की क्यों है? वो आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट की, ज्यादा अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात क्लियर है।
अब सवाल ये आता है कि सर हमारे पास तो एक भी रुपया नहीं था, ना आपके पास ना मेरे पास, तो हमने क्या करा, हम कौन है इसमें, समझते हैं हम कौन है। मैं इस कहानी को समझाने के लिए बोर्ड को थोड़ा इधर कर देता हूं। देखिए जी, अभी तक जो पार्टीज मैंने आपको बताई हैं वो, एक तो मैंने आपको बताया कि जी एक होता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर वो पर्सन होते हैं जो कंपनी के शेयर परचेज करते हैं और कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और ओनर होते हैं, ये होते हैं ओनर ऑफ द कंपनी। जो आदमी कंपनी को शुरू करता है, यानी जो आइडिया लेकर के आता है, यानी आप और मैं, उसके बाद उस आइडिया को एग्जीक्यूट करता है, उस पर रजिस्ट्रेशन कराता है, उस पर कंपनी शुरू करता है, ऐसे आदमी को हम बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर यानी आप भी प्रमोटर्स हैं और मैं भी प्रमोटर हूं, हम प्रमोटर्स हैं कंपनी के। हाँ, अगर हम भी शेयर खरीद लेते तो हम प्रमोटर प्लस शेयर होल्डर हो जाते, जैसे कि अंबानी, उन्हीं का आइडिया था, उन्होंने एग्जीक्यूट किया, उन्होंने शेयर भी खरीद लिए, तो वो शेयर होल्डर भी हैं और प्रमोटर्स भी हैं। लेकिन हमारे केस में जो हमने बात करी थी मुसद्दीलाल कंपनी की, मुसद्दीलाल कंपनी में ओनर कोई और है और हम लोग कौन है, हम हैं प्रमोटर्स। याद रखिए बच्चे वाली बात, हमें फाइनेंशियली तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला क्योंकि हमने कुछ पैसा लगाया ही नहीं है, बट हाँ हमारे पास कुछ स्पेसिफिक राइट्स होते हैं कि हम कंपनी की साख, कंपनी के गुडविल को बचा के रखें, कंपनी कुछ गलत काम ना कर दे, उन सबको कंट्रोल करने की हमारे पास पावर है, अथॉरिटी है, उसका हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना बच्चे, एक गरीब आदमी के दिमाग में कभी भी बिजनेस के इस तरह के आइडियाज नहीं आते कि वो उसको परचेज ही ना कर पाए शेयर को। जब भी वो कोई आइडिया लेकर आता है तो सबसे पहले वो खुद शेयर परचेज करता है, वरना उसकी तो कोई अहमियत बचेगी नहीं। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि प्रमोटर्स अलग हों और शेयर होल्डर्स अलग हों। आमतौर से 99.99% ये होता है कि प्रमोटर्स ही शेयर होल्डर्स भी होते हैं, बल्कि मेजर शेयर होल्डर वही होते हैं कंपनी के। खैर, हम प्रमोटर्स हैं, कंपनी को शुरू करने वाले हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लियर है आपको। इसके बाद बात करते हैं कंपनी चलाएगा कौन। भाई शेयर होल्डर मालिक हैं, अगर वो चलाएंगे तो अफरा तफरी मच जाएगी। हम प्रमोटर्स हैं, हमारा जब कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट ही नहीं है तो हम क्या करें, हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर, अपने घर जाएं, खत्म कहानी, हम क्यों अपना टाइम खराब करें। कंपनी को चलाने के लिए रखे जाते हैं कुछ स्पेसिफिक पीपल और उनको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स। कंपनी को चलाने के लिए कौन होते हैं बेटे, डायरेक्टर्स होते हैं। जिस तरीके से एक मूवी का डायरेक्टर होता है मूवी को बनाने के लिए, वैसे ही एक कंपनी को चलाने वाले भी डायरेक्टर होते हैं। अगर एक डायरेक्टर है तो डायरेक्टर है, और अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर्स को बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब एक से ज्यादा डायरेक्टर होते हैं उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो डायरेक्टर्स मिलकर के, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर के इस कंपनी को चलाते हैं, सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। और हम हैं मालिक, हम घर बैठेंगे, शेयर होल्डर घर बैठेंगे, वो कभी बिजनेस में नहीं आएंगे, ऑफिस में कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आना उनको। शेयर होल्डर्स को बिजनेस में आने की इजाजत नहीं है कि आप घर बैठो, प्रमोटर्स ने शुरू कर दिया घर बैठो। कंपनी कौन चलेंगे, डायरेक्टर्स, वो डेली आएंगे, ऑफिस आएंगे, डेली काम करेंगे, अब घर जाएंगे। अब क्या होगा जी, हम ऑनर है, हमारा क्या फायदा, हमें पता कैसे चलेगा बिजनेस सही चल रहा है बुरा चल रहा है। एक शेयर होल्डर ने पैसे इन्वेस्ट करा, उसे क्या पता क्या चल रहा है। तो साल में एक बार, कितनी बार बोला मैंने, साल में एक बार इन सभी शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है और उसको बोलते हैं एजीएम। क्या बोलेंगे बच्चे, एजीएम। इसकी फुल फॉर्म है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग, एक साल में एक बार सभी शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है। बड़ी शानदार पार्टी होती है, आमतौर से 5 स्टार होटल्स वगैरह में बुलाया जाता है, बड़ी कंपनीज बुलाती हैं। तो जब आप एजीएम में जाएंगे तो वहां आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, आप अपनी बात कर सकते हैं, आपको कुछ मशवरा देना दे सकते हैं, लेकिन इस जरूर नहीं आपकी बात मानी ही जाए। मानी किसकी जाएगी, जिसने 60 लाख शेयर परचेज कर रखे हैं, जिसने ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, उसकी बात मानी जाएगी। लेकिन ये अपना मशवरा दे सकते हैं। बात क्लियर है बच्चे। हाँ, अगर कंपनी के फेवर में होगा तो कंपनी बिल्कुल मानेगी उनकी बात को भी, चाहे वो वन शेयर का होल्डर हो, चाहे मोर देन वन शेयर होल्डर हो, उन सबकी बात मानी जाएगी, एजीएम में उनको बुलाया जाएगा। बात क्लियर है। हमने पढ़ा शेयर होल्डर किसे कहते हैं, प्रमोटर्स किसे कहते हैं, हमने पढ़ा डायरेक्टर्स किसे कहते हैं, काम क्या होता है, एजीएम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि सर ये बात तो हमारी समझ में आ गई है, कहानी क्या है, इसका एक छोटा सा पस मंजर हमें समझ में आ गया, बैकग्राउंड समझ में आ गया है इस पूरे चैप्टर का, कि एक कंपनी है, बिजनेस शुरू करा गया है, पैसे इकट्ठे किए गए हैं, पैसे इकट्ठा किसी और का है, डायरेक्टर्स करेंगे सारा काम। अब हम कौन है, हम हैं इस कंपनी के अकाउंटेंट, हम हैं अकाउंट, हम हैं वो बिजनेस, हमें अकाउंटिंग करनी है। थियोरी का पार्ट अब मैं यही छोड़ देता हूँ, हम बात करेंगे अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग कैसे होगी, शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने ये तो समझ लिया कि कंपनी में पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा, कंपनी कौन चलाएगा, प्रमोटर्स कौन होते हैं, डायरेक्टर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, सब समझ में आ गया। अब पैसा आएगा कैसे, प्रैक्टिकली इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक शेयर है हमारा 100 रुपए का, हम एक शेयर की बात करेंगे, एक शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का। अब कैसे बेचेंगे, कैसे पैसा आएगा वो देखिएगा।
शेयर का पैसा नॉर्मल कंडीशन में बेटा, हर जब हमेशा नहीं कह रहा मैं, नॉर्मल कंडीशन में इकट्ठे नहीं आते। आमतौर से कभी कभी आ भी जाते हैं, बट आमतौर से जनरली ऐसा नहीं होता कि इकट्ठे 100 रुपए आ गए। बल्कि होता क्या, किस तरह से बेचा जाता है। मैंने आपको बताया था कि हम हॉकर्स की तरह गली में आवाज लगाएंगे, ऐसी बेवकूफी कोई नहीं करता। बल्कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है कि मुसद्दी लाल लिमिटेड अपने शेयर इशू कर रही है, इंटरेस्टिंग लोग एप्लीकेशन दें। कंपनी हॉकर्स की तरह गली में आवाज नहीं लगाएगी, वो तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर एडवर्टीजमेंट निकाल देगी कि एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर रही है, आईपीओ बोलते हैं उसको, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है, जिसको शेयर्स खरीदने हैं वो एप्लीकेशन दे दो, खत्म कहानी। इतनी बात क्लियर है बच्चे। मान लीजिए मुसद्दीलाल लिमिटेड ने, यानी हमने शेयर्स बेचने हैं, हमने एडवर्टीजमेंट निकाला कि हमारा शेयर 100 रुपए का, जिसको खरीदना एप्लीकेशन दे दे। तो जो भी आदमी एप्लीकेशन लेकर के आएगा, मान लीजिए हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, और हो सकता है उसमें आप शरारती बच्चे भी हो सकते हैं, और आप एप्लीकेशन खामखा लिख कर भेज दें कि हमें तो 100 शेयर चाहिए, हमें 500 शेयर चाहिए, चाहे लेने ना हो, चाहे खरीदने की जरूरत ही ना हो, हमें खरीदना ही नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हो जिनके पास पैसा ही नहीं है, बस मजे मजे के लिए एप्लीकेशन भर दी उन्होंने, कर सकते हैं ना। अब कंपनी के पास अगर एप्लीकेशन आएंगी, कंपनी उसको पढ़ेगी किसकी एप्लीकेशन अच्छी लिखी हुई है। यहाँ पर वो वाली एप्लीकेशन नहीं है जो आपके एग्जाम में आती है कि टू द प्रिंसिपल आई बेग टू से दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, वो वाली एप्लीकेशन नहीं है। यहाँ पर एप्लीकेशन का फॉर्म आता है, उसको ही एप्लीकेशन बोलते हैं। तो जब एप्लीकेशन आएंगी कंपनी के पास, तो कंपनी उनकी स्क्रूटनी करेगी किसको देनी है किसको नहीं देने शेयर। तो कंपनी का काम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। एक आदमी को कंपनी ने स्क्रूटनी में सिलेक्ट कर लिया कि चलो जी इस आदमी को शेयर दे देते हैं, बाद में वो कहते हैं मुझे तो नहीं लेना, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे नहीं चाहिए। तो कंपनी का टाइम खराब होगा, टाइम खराब हो रहा है, और उसके साथ साथ वहां पर मेहनत भी खराब हो रही है। तो कंपनी इन चीजों से बचने के लिए क्या करती है, कहते हैं कि आप जब एप्लीकेशन दें तो आप एप्लीकेशन खाली मत भेजो भाई, एप्लीकेशन के साथ में एक 10 रुपए का नोट चिपका के भेज देना। 10 रुपए दे दो। हो सकता है किसी को लगे 10 रुपए, किस बात के 10 रुपए, हम तो नहीं दे रहे। तो आपको बता दूं, ये 10 रुपए उस शेयर की वैल्यू में से कम हो जाएंगे। यानी अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, आपको शेयर देने के लिए कंपनी राजी हो जाती है, तो अब आपसे सिर्फ 90 रुपीज, 90 रुपए ही मांगे जाएंगे, यानी पूरे 100 रुपए दोबारा नहीं मांगे जाएंगे, यानी 10 रुपए एडजस्ट हो गए शेयर की वैल्यू में से। बात क्लियर है। तो कंपनी जिस आदमी को शेयर इशू करना चाहती है उनसे कहती है पहले एप्लीकेशन दो, और एप्लीकेशन के साथ में कुछ अमाउंट मांग लिया, इसलिए जो अमाउंट मांगा है उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन मनी। जो पैसा एप्लीकेशन के साथ में आया उसको बोलेंगे हम एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन का पैसा। बात क्लियर है बच्चे। उसके बाद कंपनी ने एप्लीकेशन पढ़ी, कंपनी को बड़ा अच्छा लगा, कंपनी का हम तुम्हें शेयर देना चाहते हैं, और देने को इंग्लिश में बोलते हैं अलॉट करना, अलॉटमेंट। कंपनी आपको अलॉटमेंट करना चाहती है, अलॉट करना चाहती है शेयर, तो बदले में कहा कंपनी ने चलो 30 रुपीज और लेकर के आ जाओ। कंपनी ने आपसे कहा कि आप 30 रुपीज और लेकर के आ जाओ, और बदले आपको शेयर दे दिया जाएगा, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी। वो पैसा जो अलॉटमेंट के टाइम पर आप देंगे उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। अब समझिए जरा कहानी। हमें कंपनी है, एक आदमी ने अप्लाई करा और 10 रुपए दे दिए, तो एप्लीकेशन मनी। हम उसको शेयर दे रहे हैं, हमने सोचा ठीक है भाई हम राजी हैं तेरी एप्लीकेशन से, हम तुझे शेयर देने के लिए राजी हैं, अलॉट कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट के लिए तू 30 रुपीज और लेकर के आ जा। तो कुल कितने रुपए आ गए, 40 रुपीज। देने कितने थे, 100 रुपीज। बचे कितने, 60 रुपीज। अब जब जब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ेगी तब तब कंपनी उससे पैसा मांगेगी। कंपनी कॉल कर देगी भाई साहब 10 रुपये और ले आओ, वो ले आए। हाँ जी भाई साहब 5 रुपए लिया, वो 5 रुपए लेकर आए। हाँ जी भाई साहब 2 रुपए लिया, वो 2 रुपए लिया। भाई साहब 20 रुपए, वो 20 रुपए लेकर आ जाएंगे। जब जब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ेगी कंपनी उनसे पैसा मांगेगी, कॉल करेगी, वो पैसा दे देंगे, उसको बोलते हैं कॉल मनी। कंपनी ने मांगे 10 रुपए, आप उसको बोल देंगे फर्स्ट कॉल मनी। क्या बोल देंगे बच्चे, फर्स्ट कॉल, पहली बार कॉल करी। उसके बाद मान लीजिए कंपनी ने फिर मांगे 5 रुपए, आप बोल देंगे सेकंड कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी। जब जब जितने जितने पैसे मांगे जाएंगे यही बोलेंगे थर्ड कॉल मनी, थर्ड कॉल मनी। कितने हो गए बच्चे, 15, 5, 20 और 10, 30 और 30, 60 और 10, 70 रुपए मान लीजिए। फिर बाद में 30 रुपीज आ गए, इसको बोल देंगे फोर्थ। अब यहाँ पर जिस कॉल पे पैसा खत्म हो जाए, पूरे पैसे आ जाए, उस कॉल को बोलते हैं फोर्थ एंड फाइनल कॉल। ध्यान रहे यहाँ फाइनल वर्ड लिखना जरूरी है। आप फोर्थ लिखें ना लिखें चलेगा, बट फाइनल लिखना जरूरी है, आपको फाइनल तो लिखना ही पड़ेगा। यानी ये मैंडेटरी पार्ट है, ये लिखना पड़ेगा आपको। जिस कॉल पर भी पैसा इकट्ठा आ जाए, आखिरी आ जाए, लास्ट कॉल आ जाए, उस पर फाइनल कॉल लिखना जरूरी है। इस शेयर का पैसा इस तरह से आया। क्या सर इकट्ठे पैसे नहीं दे सकते, दे सकते। जनरल कंडीशन में तो इस तरह से आता है। कभी कभी कंपनी इकट्ठे 100 रुपए भी ले लेती है कि 100 के 100 रुपए इकट्ठे दे दो भाई, 100 रुपए आ गए ठीक है। कभी कभी
इकट्ठे ले लेती है, वरना आमतौर से होता क्या, आमतौर से कंपनी पैसा किस्तों में लेती है, इस तरह से लेती है। इन इंस्टॉलमेंट्स में जो पैसा ले रही है, तो पहली इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, दूसरी को क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, सिक्स्थ कॉल, सेवंथ कॉल, और जब तक पैसा खत्म नहीं होगा तब तक ये कॉल चलती रहेंगी, और लास्ट कॉल को बोल देंगे आप फाइनल कॉल। इतनी बात क्लियर है? उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए जरा मजे की बात। मजे की बात यह है, इस एप्लीकेशन के लिए हमें करनी है 2 जर्नल एंट्री, इस अलॉटमेंट के लिए करनी है 2 जर्नल एंट्री, फर्स्ट कॉल के लिए करनी है 2 जर्नल एंट्री, सेकंड कॉल के लिए करनी है 2 जर्नल एंट्री, थर्ड कॉल के लिए 2 जर्नल एंट्री, फोर्थ कॉल के लिए 2 जर्नल एंट्री। इन सभी के लिए 2-2 जर्नल एंट्रीज करनी है, और मैं 2-2 जर्नल एंट्रीज बताऊंगा। मजे की बात ये, उनसे बाहर कुछ होगा ही नहीं, पूरे चैप्टर में वही सारी जर्नल एंट्रीज होनी है और कुछ भी नहीं होना है। पहले एक बात समझ लीजिए, 11th क्लास में आपने बिजनेस स्टडीज में इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी बाद में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि पहले हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी की मैं क्लास ले लिया करूंगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये थी आज की इमेजिनेशंस वाली स्टोरी। इस स्टोरी के बाद हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच, और प्रैक्टिकल अप्रोच में सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा किस तरह से काम होता है। और मजे की बात यह है, वही सेम एंट्रीज पूरे चैप्टर में चलेंगी। तकरीबन 120 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, और 120 क्वेश्चन से 1 महीने तक शायद आप पढ़ोगे, 1 महीने तक 120 क्वेश्चंस में सेम जर्नल एंट्रीज रिपीट, कुछ भी नया नहीं है। जो पहली क्लास में एंट्री बताई जाएगी वही सारी एंट्री, सेम एंट्री, सेम बिल्कुल एज इट इज एंट्रीज हर क्लास में हर क्वेश्चन में रिपीट होंगी। तो बताओ मजेदार है कि नहीं है? इतना आसान है, एक बार समझाऊंगा पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा 100%। बस उसमें कुछ ना कुछ नई नई बातें आपको ऐड करके बतानी है। इसलिए चैप्टर की सीरीज शुरू करेंगे, पूरी सीरीज में आप कंटिन्यू रहिएगा। एक एक वीडियो ऐसी है जिससे कि एक चैन, आपने चैन देखी होगी, जंजीर देखी होगी, में कुछ कड़ियां होती हैं, और वो कड़ियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अगर एक भी कड़ी टूट जाए, उसका एक भी पार्ट हट जाए, तो पूरी की पूरी जंजीर, पूरी की पूरी वो चैन खराब हो जाएगी। बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा इस चैप्टर की सीरीज का। इस पूरी सीरीज में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एंगेजिंग वीडियोस लेकर के आऊंगा आपके लिए। सारी वीडियो जरूर देखिएगा। हर वीडियो के बाद नई वीडियो में पुरानी वीडियो का सारा रिलेशन होगा, सारी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर समझ में आने की जिम्मेदारी मेरी, 100% समझ में आएगा, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, सारी बातें समझ में आ गई हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सारी बात अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।